यूपी में मुजफ्फरनगर, दिल्ली में सिंगू बॉर्डर, दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर के बाद किसान अब हरियाणा के करनाल में आंदोलन कर रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को 9 महीने बीत गए हैं। इस बीच केंद्र ने एक फैसला किया है। गेहूं, सरसों, चना, जौ समेत रबी की फसल की एमएसपी बढ़ा दी है। अब सवाल यह है कि क्या इसका फायदा किसान पाता है। एक हाथ में मेढक है और दूसरे में मेढकी। इन तस्वीरों का भी देश में किसान आंदोलन और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए दी जाने वाली सरकारी एमएसपी से क्या संबंध है? क्या है? कर्नाटक में उडुपी में यह तस्वीर पिछले दिनों सामने आई, जब मेढक और मेढकी की शादी कराई गई। दोनों को देखिए, वरमाला पहनाते हैं। मेढक और मेढकी को अंगूठी पहनाई जाती है। फिर एक मेढक की तरफ से दूसरी मेढकी को गले में मंगलसूत्र नुमा एक धागा बांधा गया। हमारे देश भारत में कई राज्यों में इसी तरह हर साल मेढक की शादी कराई जाती है, हर रस्म के साथ। जैसे बंगाल में मेढक को हल्दी लगाई गई, महिलाएं मेढक की शादी में गीत गाती हैं और फिर आगे पटरे पर बैठाकर मेढकी की शादी मेढक से करा दी गई। आज भी देश में हर वर्ष मेढक और मेढकी की शादी की परंपराएं चली आ रही हैं। इस मान्यता के साथ कि ऐसा करने से सूखा नहीं पड़ेगा, बारिश होगी। बारिश होगी तो खेती और किसानी में दिक्कत नहीं आएगी। ग्रामीण इलाके आज भी हमारे देशवासियों का पेट भरने के लिए अन्न उगा सके, इसलिए बारिश के लिए भगवान भरोसे ऐसी मान्यताओं पर किसान निर्भर है। और वही किसान जब अपनी फसल उगा लेता है तो उसे अपनी मेहनत यूं सड़क पर फेंकने के लिए भी मजबूर होना पड़ता है। हर साल ऐसी भी तस्वीरें आती हैं, जब किसान को पैसा नहीं मिलता मंडी में तो फेंकता है अपनी फसल को या जानवरों को खिलाता है। तो पहला सवाल है, क्या किसानों को फसल की सही कीमत न मिलने के कारण ही किसान आंदोलन करता है? बड़े व्यापारी का धान फसलें एमएसपी पे बिकती है, किसान की 10 से 15% बिकती है। ये आपको समझना होगा। दोनों से फसलों के दाम नहीं तो वोट नहीं, ये नारा लगाना पड़ेगा। फसलों के दाम नहीं तो वोट नहीं। जब तक इस सरकार को वोट की चोट नहीं दोगे। लेकिन 9 महीने से कृषि कानूनों के खिलाफ और किसान को फसल की पूरी कीमत दिलाने के लिए चलते आंदोलन को ही सरकार के मंत्री खारिज करने लगते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में धर्मेंद्र प्रधान के साथ सह चुनाव प्रभारी बनाए गए अर्जुन राम मेघवाल को सुनिए। अब तो धीरे धीरे किसान आंदोलन का जो करते हैं, आपके मीडिया में भी साफ हो रही है कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। हमने किसान आंदोलन के जो नेता थे उनसे कई बार वार्ता की, उनको बताया भी आप क्या अमेंडमेंट चाहते हैं। अब ये बार बार कहते हैं काले कानून है, और काला है क्या ये पता नहीं। तो दूसरा सवाल है, क्या किसानों को सही कीमत दिलाने के लिए चलता आंदोलन सियासी साजिश है? और अगर हाँ, तो फिर आरएसएस के ही किसान संगठन भारतीय किसान संघ के लोग आंदोलन क्यों करने लगे? क्यों आसक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आंदोलन करते ये किसान कोई टिकैत समर्थक नहीं। सरकार से अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करते ये किसान संयुक्त किसान मोर्चा के भी नहीं है। प्रदर्शनकारी ये किसान आरएसएस के ही संगठन भारतीय किसान संघ के हैं। और देश के अलग अलग राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में प्रदर्शन करते बीजेपी आरएसएस के सहयोगी भारतीय किसान संघ के इन किसानों की मांग क्या है? तीसरा सवाल, क्या आरएसएस के किसान संगठन को भी लगता है कि सरकार किसानों को फसलों की सही कीमत नहीं देती? सरकार को और बद्री नारायण चौधरी राष्ट्रीय किसान संघ के महामंत्री हैं। अब इनको ध्यान से सुनिएगा। देश भर के किसानों को लाभकारी मूल्य बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी को छोड़ना, किसी को देना, इस प्रकार का भेद न करते हुए सबको लाभ मिले, ऐसी कोई मैकेनिज्म डेवलप की जाए। सरकार का दावा है कि जो एमएसपी उसने फसलों की बढ़ाई है उससे किसानों को 100% फायदा होगा और लागत के मुकाबले 100% मुनाफा किसानों का होता है। लेकिन क्या संघ का ही किसान संगठन सरकार की बात पर एतबार करेगा? आज तक ब्यूरो। 10 सितंबर से गणेशोत्सव शुरू हो रहा है, पर पिछले साल की तरह इस बार भी महाराष्ट्र के सबसे बड़े त्योहार को कोरोना के साए में मनाया जाएगा। बीएमसी ने गणेश पंडालों में
ऑफलाइन दर्शन पर पाबंदी लगा दी है। लोगों से त्योहार सादगी से मनाने की अपील की है। मुंबई में गणेशोत्सव का त्योहार इस बार भी सड़कों पर नहीं मन पाएगा। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए बीएमसी ने कुछ एसओपी जारी किए हैं और लोगों से अपील की है कि गणेशोत्सव को सादगी से मनाएं। प्रशासन की पूरी कोशिश है कि ये त्योहार तीसरी लहर की वजह ना बने, इसलिए गणेश पंडालों में जाकर भक्तों को गणपति के दर्शनों की अनुमति नहीं है, पर सार्वजनिक गणेश मंडलों से ऑनलाइन दर्शनों की सुविधा देने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही गणपति प्रतिमा को लाने और विसर्जन के लिए भी नियम बनाए गए हैं। जैसे घर में गणपति की प्रतिमा लाने के लिए 5 से ज्यादा लोग न हो। सार्वजनिक गणेश मंडलों में वही 10 भक्त प्रतिमा ला सकेंगे जिनके दोनों वैक्सीन लगी हो और दूसरी वैक्सीन को लगवाए हुए 14 दिन बीत चुके हों। कंटेनमेंट जोन में आने वाले मंडलों से कहा गया है कि वो विसर्जन पांडाल प्रांगण में ही करें या फिर बाद में करें। जो बिल्डिंग सील है वहाँ भक्तों से घरों में ही विसर्जन करने के लिए कहा गया है। कई सारे बड़े फेमस गणपति मंडल है मुंबई में जहां पर लाखों की तादाद में लोग आते थे, लेकिन ऐसे जगहों पे जो ऑनलाइन फैसिलिटी रखी जाए, यानी कि यूट्यूब, फेसबुक पर उसका लाइव टेलीकास्ट हो करे या फिर जो केबल नेटवर्क हो वहां पर 24 घंटे लाइव टेलीकास्ट किया जा सके। जो लोगों की भीड़ है वो इन मंडलों में ना हो, इसकी पूरी ध्यान रखना है। साथ ही जो आरती के लिए जो वही 5 से 10 लोग मौजूद हो जिनने कोविड-19 की वैक्सीन ली हो और हो सके तो उन्होंने ये दोनों डोज लेकर 15 दिन पूरे हो चुके हो। सबसे महत्वपूर्ण बात जो विसर्जन यात्रा की होती है, आपने देखा होगा आमतौर पे जब गणपति का विसर्जन होता है लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर होते हैं। बड़े ही जोश उल्लास के साथ गाना बजाते हुए, ढोल बजाते हुए लोग विसर्जन यात्रा में शामिल होते हैं। लेकिन इस साल बिल्कुल भी विसर्जन यात्रा जो होती है, जिसे हम मिरवणुक कहते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं होगी। इस पर बीएमसी ने साफ मनाही की है कि जितना भी जो भी विसर्जन यात्रा होती है वो बिल्कुल भी ना हो। दूसरा सबसे बड़ा आदेश ये दिया है कि जब गणपति बप्पा का विसर्जन हो रहा है तो वो जो गाड़ी होती है, वो ट्रॉली होती है, उसे बिल्कुल भी कहीं भी रोका नहीं जाए। गणपति प्रतिमा की ऊंचाई को लेकर भी गाइडलाइंस है। पिछले साल की तरह सार्वजनिक गणेश मंडलों के गणपति की ऊंचाई 4 फीट और आम लोगों के घरों के गणपति की ऊंचाई 2 फीट से ज्यादा रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जब विसर्जन होता है तब जो गणपति बाप्पा की जो आखिरी आरती होती है, जो जिस जगह पे विसर्जन होता है वहां पर जाके की जाती है। लेकिन इस साल बीएमसी ने ये गाइडलाइन इशू किया है कि ये आरती आप अपने घर पर ही करें या पंडाल में ही करें। कोई भी आरती विसर्जन स्थल पर जाके नहीं करनी है। ये एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस इशू किए हैं बीएमसी ने। और दूसरा ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण ये दिया गया है कि जो गणपति बाप्पा की जो मूर्ति है वो इको फ्रेंडली हो। इससे ये होगा कि जहां पर भी गणपति के मंडल है या घर के गणपति है तो ड्रमों में या जो आर्टिफिशियल जगह बनाई गई है वहां पे ही उनका विसर्जन किया जाए। तो जो मेजर जो स्थल है, जैसे जो बीचेस वगैरह होते हैं, जुहू चौपाटी हो गया, वर्सोवा बीच हो गया, गिरगांव चौपाटी हो गया, तो वहां पे जाके लोगों की भीड़ ना हो। बीएमसी की चिंता ये है कि सितंबर से ही मुंबई में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। पूरे अगस्त में मुंबई में जितने केस आए उसके करीब 1/3 केस सितंबर के पहले 5 दिन में आ गए। मुंबई में 1 सितंबर से कोरोना के केस 400 से ऊपर आ रहे हैं। सिर्फ सोमवार और मंगलवार को 400 से कम केस आए, पर आज यानी बुधवार को ये आंकड़ा सीधे 530 हो गया। मुंबई के लिए अगले 15 दिन कोरोना के संक्रमण की आशंका को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण है। गणेशोत्सव के दौरान संक्रमण को काबू में रखने के लिए बीएमसी ने टेस्टिंग बढ़ाने, मास्क न लगाने वालों पर फाइन लगाने और पब्लिक प्लेस पर ज्यादा मार्शल तैनात करने और जम्बित कोविड केयर सेंटरों को खुले रखने का फैसला किया है। सेकेंड वेव तो चला गया है, तीसरे वेव की खतरा अभी भी बरकरार है। लगातार धीरे धीरे केसेस बढ़ रहे हैं। अपनी सुरक्षा अपने ही हाथ में है और हमेशा हाथ धोते रहिए और मास्क पहन के रखिए। कैमरा पर्सन विजय देसाई के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि असम के जोरहाट में 2 नावों की टक्कर के बाद हुए हादसे में राहत और बचाव का काम जारी है। हादसे में एक महिला की मौत हो चुकी है जबकि 50 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। 42 लोग सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। हादसे को लेकर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा से फोन पर बात की है। आज मुख्यमंत्री खुद भी घटना स्थल पर जाने वाले हैं।
तो आपको हम बता दें कि यहाँ 2 नावों की टक्कर के बाद यह हादसा हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी में। हादसे के बाद 42 लोगों का रेस्क्यू हो चुका है। एक महिला की मौत हो चुकी है। जैसे ही नाव में टक्कर हुई, आपको बता दें कि लोग जो थे वो समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें, तो अपनी जान बचाने के लिए कई लोग नदी में कूद गए। इसमें कई लोगों को तैरना आता था, कईयों को नहीं तैरना आता था। इसमें कई लोग ऐसे हैं जो अभी लापता हैं। जोरहाट हादसे के बाद अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जारी है। 50 से ज्यादा लोगों की तलाश की जा रही है। 42 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है और एक महिला की मौत हो चुकी है। बड़ी खबर, ब्रह्मपुत्र नदी में यह हादसा हुआ है। वैसे भी लगातार बारिश होने की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी अपने उफान पर है और ऐसे में खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। और अक्सर एक पार से दूसरे पार अगर जाना होता है तो बोट का ही, नाव का ही सहारा लोगों को लेना पड़ता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी में उफान की वजह से आपको हम बता दें कि 2 नावों में भीषण टक्कर हुई, जिसके बाद 50 लोग लापता हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। जब नाव का आखिरी सिरा भी पानी में डूबने लगा तो जान बचाने के लिए नदी में लगाई छलांग। किसी को तैरना आता था, किसी को नहीं, लेकिन डूबती नाव के साथ डूबने से बचने का कोई और रास्ता भी तो नहीं था। असम के जोरहाट में ब्रह्मपुत्र नदी में हुए नाव हादसे के बाद कोहराम मच गया। घटना बुधवार की है। ब्रह्मपुत्र नदी में एक नाव निमती घाट से माजुली जा रही थी और दूसरी माजुली से जोरहट जा रही थी। हादसा उस वक्त हुआ जब नाव माजुली घाट से सिर्फ 100 मीटर दूर थी। दोनों नावों की आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद एक नाव पलट गई। बदहवास लोग पानी में कूदने लगे। इस नाव में करीब 120 लोग सवार थे। स्थानीय लोगों की मदद से 40 से ज्यादा लोग सुरक्षित किनारे पर आ गए। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर भेजी गई। फिलहाल गोताखोरों की मदद से लापता लोगों की तलाश की जा रही है। घटना ये है कि 2 उनके बीच में जो बोट थी, एक माजुली से निमाती आ रही थी और निमाती से जो माजुली आ रही थी, उनके बीच में टक्कर हो गई। तो उसमें जो छोटी बोट थी वो ब्रेक होकर वो कैप्साइज हो गई। अप्रोक्सीमेटली अभी हमारा 30 आदमी मिसिंग है, बट वी आर होपफुल क्योंकि बहुत जल्दी ही हमारे यहाँ पे रेस्क्यू चला था और ये बहुत दूर नहीं था बैंक से जहाँ पे ये कैप्साइज हुई है। तो हमें और है कि कुछ लोग और भी हमें अभी रेस्क्यूड हैं, घरों में होंगे या कहीं अपने पहचान वालों के यहाँ गए होंगे, तो ये मिल सकते हैं। हादसे को लेकर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने संवेदना जताई है। सीएम हिमंता विश्व शर्मा लगातार बचाव कार्य को लेकर बड़े अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। जो बोट कैप्साइज हुआ है उनको हम लोग मिल चुका हूँ, उनका लोकेशन या बोट को हम लोग अभी बरामद कर लिया हूँ घटना स्थली से 1.5 किलोमीटर आगे। लेकिन बोट को खोलने का कोई उपाय नहीं है। उनको एक प्रकार से वी हैव टू कट द टॉप, तभी बोट का नीचे हम लोग जा पाएगा। उसका व्यवस्था हमारा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का लोग अभी कर रहा है। हादसे के बाद दूसरी नाव की मदद से कुछ लोगों की जान बचाई जा सकी, लेकिन अब भी कई लोगों का कोई पता नहीं चला है। ब्रह्मपुत्र नदी में लापता लोगों की तलाश करना बचाव दल के लिए बड़ी चुनौती है। गुवाहाटी से हेमंत कुमार नाथ के साथ आज तक ब्यूरो। और हमारे संवाददाता प्रेमा राजाराम हमारे साथ जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। प्रेमा, आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल क्या अपडेट है, क्योंकि बताया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और लगभग 40 लोग अभी उनकी रेस्क्यू हो चुकी है, लेकिन अभी सूत्रों के मुताबिक अभी भी लोग मिसिंग है। 4 लोग ऑफिशियली मिसिंग है, लेकिन इसके अलावा और सारे लोग भी मिसिंग है। जो जाना जा रहा है, ये जो नाव जो कैप्साइज हुआ था वो छोटी सी नाव थी, उसमें 120 लोग थे। वहाँ पे काफी 2 व्हीलर और 4 व्हीलर गाड़ियां भी थी। इसके अलावा जो दूसरी फेरी आ रही थी दूसरी तरफ से, उससे कोलिजन हुआ था। लेकिन अभी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम अभी भी जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन में। श्वेता।
बिल्कुल। प्रेमा, ये जानना चाहेंगे कि दो नाव की टक्कर थी, तो लगभग ये अंदाज लग पाया है कि दोनों नाव में कितने लोग सवार थे, क्योंकि कई ऐसे लोग जो है अपनी जान बचाने के लिए कूद गए नदी में जिन्हें तैरना तक नहीं आता था। जी, इस वजह से काफी लोग मिसिंग हैं। जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया है उनको अस्पताल लिए गए हैं। जो अभी पता चल रहा है कि एक नाव में, जो छोटी सी नाव में 120 लोग थे और जो बड़ी सी फेरी थी उसमें 200 लोग से ज्यादा वो फेरी में सवार कर रहे थे। तो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम लगातार लोगों की खोज में है और वहाँ पे अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। श्वेता, बिल्कुल, शुक्रिया आपका प्रेमा तमाम जानकारी के लिए।